का प्रयास किया। और तीसरा जो गांधी जी का सफल सत्याग्रह रहा वह खेड़ा का था। खेड़ा वर्तमान में सौराष्ट्र में स्थित है और सौराष्ट्र में स्थित है वहां पर अकाल पड़ा हुआ था और उस अकाल और महामारी से लड़ने के लिए गांधी जी ने बाकायदे वहां पर एक संघर्ष किया और अकाल पीड़ितों को लगान से छूट दिलाई। और गांधी जी के पहले 3 सत्याग्रह चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा तीनों सफल रहे। अब इसके बाद 1919 में एक घटना घटती है, आप सभी बच्चे जानते हैं, वह घटना है जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। और जलियांवाला बाग कांड क्यों हुआ था? अंग्रेजों ने काला कानून लाया था जिसको हम इतिहास के पन्ने पर रौलट एक्ट कहा जाता है। रौलट एक्ट में जो उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, उन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने काला कानून लाया, रौलट एक्ट। और उस रौलट एक्ट के खिलाफ पूरे देश भर में धरने प्रदर्शन हो रहे थे। सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन पंजाब के अमृतसर के जलियांवाले बाग में हो रहा था। और उस जलियांवाले बाग में एक व्यापक और गांधी जी को चूंकि पंजाब जाने से रोक लगा हुआ था, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और उस समय जो पंजाब का डिप्टी गवर्नर था माइकल ओडायर, उसको लगने लगा कि यह विरोध प्रदर्शन कहीं 1857 की क्रांति का तो रूप तो नहीं ले ले और सारे बागीचों को नाकेबंदी कराता है और भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाया, जिससे 3000 से ज्यादा भारतीय लोग मारे जाते हैं। और इतिहास के पन्ने पर यह काला दिन जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग कांड भारत के इतिहास में एक बड़ा नरसंहार था, जिसके लिए कांग्रेस ने भी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और इसके साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने तहकीकात कमेटी का गठन किया था और अंग्रेजों ने हंटर कमीशन का गठन किया था। तीनों ने अंग्रेजों के इस कुकृत्य को गैर जिम्मेदाराना, गैर कानूनी और अपराध जंग करार दिया। अब इसके बाद गांधी जी का जो सत्याग्रह था वह चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा से उठ करके राष्ट्रीय स्तर पर चला जाता है। और गांधी जी बाकायदे 1 अगस्त 1920 को भारत में एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह करने जाते हैं, जिसे हम इतिहास के पन्ने पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी का पहला सफल राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह था। और इसके मूल में क्या था? अंग्रेजी शोषण था। और क्या था? जलियांवाला बाग कांड था। और क्या था? और बढ़ती महंगाई का मुद्दा था। और 1919 में असहयोग 1919 में पंजाब के अमृतसर में घटित जलियांवाला बाग कांड था। यानी और इसके साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद टर्की एक मुस्लिम देश था और वहां के सुल्तान को खलीफा का दर्जा प्राप्त था। अंग्रेज अपने इस जीत के बाद इतने गुरूर में थे, टर्की के सुल्तान खलीफा की पदवी को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया और टर्की के ऑटोमन साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। इससे पूरे दुनिया के मुस्लिमों में आक्रोश हो गया और भारत के भी मुस्लिम पीड़ित लगे। और गांधी जी को लगने लगा हम भारत में स्वराज की तभी प्राप्ति कर सकते हैं जब हिंदू और मुस्लिम को एक मंच पर आना होगा। इसलिए गांधी जी ने अपने भजन रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम के बहाने ईश्वर और अल्लाह को एक तराजू पर तौलने का काम किया था। लेकिन गांधी जी यह प्रयास तो जरूर करते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम में जो सामाजिक दूरी है, चाहे खान पान की हो, चाहे वैवाहिक स्थिति की हो, चाहे किसी चीज की हो, उन दूरियों को मिटाने में गांधी जी नाकाम रहते हैं। यानी गांधी जी का जो आंदोलन था वह राजनीतिक आंदोलन था। राजनीतिक आंदोलन में गांधी जी ने टर्की के सुल्तान खलीफा का प्रश्न उठा करके एक भारी भूल करते हैं और इस आंदोलन को भारी सफलता मिलती है। वह सफलता कैसे मिलती है? सारे बच्चों ने अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया और उसी का पैटर्न, उसी का परिणाम था जहां शास्त्री जी पढ़े लिखे वहां काशी विद्यापीठ उसकी स्थापना होती है। BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसकी स्थापना होती है।
अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज था और अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में 1920 में बनता है। और सर सैयद अहमद खान जो एक बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज को स्थापित किया था और 1920 आते आते यह विश्वविद्यालय का दर्जा ले लेता है। यानी कह सकते हैं असहयोग आंदोलन के बाद देश में शिक्षण संस्थाएं निर्मित हुई जो भारतीय शिक्षा परंपरा पर आधारित थी और गुरुकुल शिक्षा की परंपरा को महत्व दिया जाता है। और इसके बाद इस आंदोलन और किसानों ने भी अंग्रेजों की लगान नीति का विरोध किया। और इसके साथ साथ आचार्य गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाले बाग कांड के बाद जिस तरह नाइट की उपाधि को वापस किया, यह इतिहास के पन्ने में देखने लायक था। यानी कह सकते हैं और इस आंदोलन को पूरे भारत में व्यापक सफलता मिलती है। और इस आंदोलन को जब व्यापक सफलता मिले तो इसके बाद यही गोरखपुर के समीप एक चौरी चौरा स्थान है, वहीं पर भारत की जनता एक अंग्रेजी शासन के खिलाफ बढ़ती महंगाई का मुद्दा था, शराबों की दुकानों से अवैध वसूली का मुद्दा था, महिलाओं के धरना प्रदर्शन का मुद्दा था और जमींदारों के द्वारा वहाँ के किसानों का शोषण के मुद्दे के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। और उसी दौरान वह संघर्ष कर रहे थे, उसी के दौरान वहाँ की पुलिस के उकसावे पर वहाँ की जनता ने एक थानेदार और 19 पुलिस कर्मियों की जला करके मृत्यु हो जाती है। अग्निकांड होता है जिसे हम इतिहास के पन्ने पर चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी उस समय बारदोली में थे, गोरखपुर से निकलने वाला एक समाचार पत्र स्वदेश था, उसके माध्यम से इस आंदोलन इसके बारे में जानकारी होती है। गांधी जी आनंद फानन में इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर देते हैं। 12 फरवरी 1922 को स्थगित, यह गांधी जी की सबसे बड़ी भूल थी। यानी जिस जलियांवाला बाग कांड ने गांधी जी को आसमान पर ले गया, वही चौरी चौरा कांड ने गांधी जी की लोकप्रियता को आसमान से नीचे ला दिया। यह आप इतिहास के पन्ने। इसके बाद क्या हुआ, भारत में एक नई विचारधारा जन्म ली जिसे हम इतिहास के पन्ने पर क्रांतिकारी विचारधारा कहते हैं। क्रांतिकारी विचारधारा में अभी 28 तारीख को सरदार भगत सिंह की जयंती मनाई जा रही थी। सरदार भगत सिंह जो गांधी जी के अनन्य सहयोगी थे, अनन्य मित्र थे, अब सरदार भगत सिंह को लगने लगा कि हम अहिंसक गतिविधियों के माध्यम से, हम गांधीवादी तरीके के माध्यम से हम भारत को आजाद नहीं करा सकते हैं। ऐसे में चौरी चौरा कांड के बाद सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह जैसे क्रांति, मनमोहन गुप्ता जैसे महान क्रांतिकारियों का उदय होता है। और जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन बनाया और सरदार भगत सिंह की जो सभा थी, नौजवान सभा थी, और उस नौजवान सभा के बैनर तले सरदार भगत सिंह ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। और 9 अगस्त 1925 को यही कानपुर के समीप काकोरी का कांड होता है और काकोरी के कांड में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह को फांसी की सजा दी जाती है। चंद्रशेखर आजाद तो भाग निकलते हैं, यानी राजेंद्र लहरी को गोंडा में, अशफाकुल्लाह खान को शाहजहांपुर में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में और इसके साथ साथ रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी की सजा दी जाती है। और इसके बाद भगत सिंह को बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने बाकायदे, और उसी दौरान 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया तो साइमन कमीशन का भारत में पूरा विरोध हुआ। उसके विरोध के पीछे 2 कारण थे। पहला, यह मुतक गोरों का कमीशन था और दूसरा कारण क्या था, और दूसरा कारण यह था कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। और नेहरू जिस स्वराज की मांग किए हुए थे, बाल गंगाधर तिलक और राष्ट्रवादी, उसकी भावना के खिलाफ था। और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन होता पंजाब में। पंजाब इसका गढ़ था। पंजाब में इसका नेतृत्व वहाँ के तत्कालीन जो पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे, आर्य समाजी थे, वह थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसका नेतृत्व करते थे और उस नेतृत्व के बाद उसका नेतृत्व उन्होंने किया था। और अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय के ऊपर इतनी लाठियां बरसा दिया, कुछ सप्ताह बाद उनकी
डेथ हो जाती है 1928 में। और सरदार भगत सिंह को इसकी देखकर बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने जो अधिकारी थे जेपी सैंडर्स उनकी हत्या करने का बदला लिया और 1929 में हत्या भी कर दिया। और असेंबली में उनके सहयोगियों ने बम भी फेंका था और यह अंग्रेजों से लड़ने का एक तरीका उन्होंने हिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपनाया। और इसका परिणाम क्या रहा? सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को मात्र 23 साल की उम्र में 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी जाती है और फांसी की सजा दे दी जाती है और यहीं से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कमजोर हो जाता है। अक्सर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहीं भी जाते हैं सरदार भगत सिंह को गांधी जी ने बचाने का प्रयास किया। गांधी जी और सरदार भगत सिंह में जरूर अपने स्तर पर उन्होंने प्रयास तो किया था लेकिन उनके तरीके अलग अलग थे। जहां सरदार भगत सिंह भारत को आजाद कराने के लिए हिंसक और क्रांतिकारी गतिविधियों का सहारा लेना चाहते थे, जैसे रूस में 1907 और 1917 की क्रांति में निविष्टों ने किया था, उसी तरह सरदार भगत सिंह भी चाहते थे भारत को स्वतंत्रता। हम हिंसक और क्रांतिकारी गतिविधियों से उनके ऊपर लेनिन का प्रभाव था। लेनिन ने जिस तरह रूस में जारशाही शासन के अंत करने के लिए किसान और श्रमिकों को संगठित किया, उसी की प्रेरणा लेकर के सरदार भगत सिंह भी आगे बढ़े। और सरदार भगत सिंह को जब फांसी की सजा दी जा रही थी उस समय महज उम्र 23 साल थे और लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और अंग्रेजों ने कहा कि आप एक बार कहिए मैं हिंसक गतिविधियों में भागने मैं आपकी फांसी की सजा को माफ कर दूंगा, लेकिन सरदार भगत सिंह ने उससे नीचे झुकने को तैयार नहीं हुए। यानी आप कह सकते हैं भारत में यह क्रांतिकारी आंदोलन सरदार भगत सिंह की फांसी की सजा के बाद यह खत्म हो जाता है। और उसके साथ साथ भारत में जो गांधीवादी जो मूवमेंट था यहीं से असहयोग साम्यवादी आंदोलन जो 12 मार्च 1930 को आरंभ होता है दांडी यात्रा से, यहीं से कमजोर पड़ जाता है। गांधी जी 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड चले जाते हैं भाग लेने के लिए। वहां पर मुद्दे इतने गंभीर थे और गांधी जी को सफलता नहीं मिली और गांधी जी को खाली हाथ वापस आना पड़ा। और इसके बाद गांधी जी की जो लोकप्रियता थी दिन प्रतिदिन गिरती रही और 1939 में एक घटना घटती है जिसे हम इतिहास के पन्ने पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जापान एक विश्व ताकत के रूप में उभर चुका था। चाहे 1931 में मंचूरिया पर नियंत्रण की बात हो, मंचूरिया जापान चीन के अधीन एक प्रदेश था और वहां पर लोहे कोयले का विशाल भंडारण मिलता था और उस प्रदेश पर 1931 में जापान मंचूरिया पर नियंत्रण कर लेता है और गांधी जी को लगने लगा जापान चीन के रास्ते कहीं भारत पर हमला तो न कर दे, इसलिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह आह्वान किया था, हे अंग्रेजों तुम भारत को छोड़ो, भारतीयों के लिए जापानियों के लिए नहीं। यानी गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान जापान की बढ़ती साम्राज्यवादी ताकत के परिप्रेक्ष्य में किया था और दुनिया के सदस्य देश भारत पर दबाव बना रहे थे भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। और उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल था और विंस्टन चर्चिल को लगने लगा कि अब हम भारत की स्वतंत्रता को आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। और 1946 में बाकायदे वहां चुनाव हुआ। विंस्टन चर्चिल जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के नायक थे, विश्व में सम्राट, उस समय विश्व के सबसे ताकतवर नेता थे और विंस्टन चर्चिल की उसमें हार होती है और ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन हुआ और क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बन गए। और क्लेमेंट एटली के समझ दो विकल्प था, या तो सैनिक ताकत के बल पर भारत को और दोनों को गुलाम बनाए रखा जाए, दूसरा उनके पास प्रश्न था भारत को अंग्रेजी साम्राज्य से भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। उन्होंने गांधी जी से जो राष्ट्रवादी मूवमेंट चरम पर था इसको देखते हुए उन्होंने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा और उसी की सिफारिश पर अंततः भारत में संवैधानिक सुधार के लिए एक आयोग बनता है और उसी की सिफारिश पर संविधान सभा के चुनाव हुए और उस चुनाव के बाद भारत में
कह सकते हैं भिन्न भिन्न कमेटियों का गठन हुआ और अंग्रेजों को लगने लगा अब उनकी सत्ता बहुत दिन तक नहीं रह सकती है। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त होता है। इसमें गांधी जी का राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रवादी मूवमेंट बहुत हद तक कारगर है। उसके 6 माह के बाद गांधी जी की हत्या हो जाती है, यानी गांधी जी की हत्या हो जाती है। कितना बड़ा विडंबना है, जो व्यक्ति भारत के संदर्भ में कह सकते हैं, जो व्यक्ति भारत के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, आजादी मिलने के 6 माह बाद उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है। और गांधी जी के बारे में जब उनकी हत्या हो गई, एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन था। अल्बर्ट आइंस्टीन को विगत 200 वर्षों में इस धरती का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, यह हाड़ से युक्त व्यक्ति जिसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं और इसके मरने के 300 वर्षों तक इसके विचारों की प्रासंगिकता बनी रहेगी। और आज यह दिखाई देता गांधीवादी मूवमेंट कहीं न कहीं किसी रूप में जीवित है। आप कैसे जीवित है देख सकते हैं। आप चीन में तिब्बत की आजादी के लिए संघर्ष चला, दलाई लामा इसका सबसे बड़ा प्रेरणा है। और सेकंड क्या देख सकते हैं, म्यांमार में वहाँ पर सैनिक शासन है, वहाँ आंग सान सूची उस सैनिक शासन के खिलाफ संघर्ष कर रही है। और फिर अमेरिका में बराक ओबामा को ले लीजिए। बराक ओबामा जो नस्लभेद का शिकार हुआ वह अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। अफ्रीका में काले गोरों की समस्या थी और इस समस्या को समाधान के लिए नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किया। यानी दुनिया में कहीं भी जहां नस्लवाद की बात आवे, दुनिया में कहीं शोषण की बात आवे, दुनिया में कहीं अत्याचार और अन्याय की बात आवे, तो वहाँ गांधीवादी मूल्यों के द्वारा संघर्ष करने की प्रवृत्ति आज भी कायम है। यानी कह सकते हैं गांधी जी के जो विचार थे वह औपनिवेशिक काल में आए थे और आज भूमंडलीकरण का दौर है, जहां उपनिवेशवाद में एक मजबूत शक्ति के द्वारा छोटे गरीब मुल्क देशों पर कब्जा करके उसके प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों पर शोषण किया जाता था। आज वैश्वीकरण के दौर में एक बड़ी शक्तियां जो दुनिया की पूंजीवादी शक्तियां हैं, छोटे देशों पर कब्जा करके उसके बाजार व्यवस्था का शोषण कर रहे। पूंजीवाद भी कह सकते हैं बाजारीकरण, जो जिसे आर्थिक सुधार नाम भारत में दिया जाता है, वह भी उपनिवेशवाद का एक हिस्सा है। ऐसे में उपनिवेशवाद का हिस्सा है। इस समय उपनिवेशवाद में गांधी जी के मूल्य प्रासंगिक थे। आज वैश्वीकरण के दौर में गांधी जी के मूल्यों की प्रासंगिकता है। आज के दौर में आप अपनाने की जरूरत क्या है। पहली बार गांधी जी ने महिलाओं को, जो घर में काम करती थी, गृहिणी के रूप में थी, महिलाओं को सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से राष्ट्र में संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। यह गांधी जी के महिला सशक्तिकरण को दिखाता है। और दूसरा चीज क्या है, समाज में छुआछूत और अस्पृश्यता की भावना थी, उसको मिटाने के लिए गांधी जी ने संघर्ष किया था। और तीसरी बात जो आज के दौर में गांधी जी के बारे में कहा जाता है, भारत के बारे में कहा जाता है, भारत विभिन्न सभ्यता, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषाओं का देश है और उनमें विविधता में एकता भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। गांधी जी ने उसका आधार बताया, विविधता में एकता, समरसता, सहिष्णुता। गांधी जी ने सहिष्णुता को प्रेम के रूप में परिभाषित किया है और गांधी जी ने कहा है सहिष्णुता सही अर्थों में भारत की आत्मा है, जो भारत की विभिन्न सभ्यताओं, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न रीति रिवाजों को एक मंच पर जोड़ा हुआ है। यानी कह सकते हैं आज के दौर में गांधीवादी मूल्य प्रासंगिक है। हम दूसरे महापुरुष शास्त्री जी के बारे में थोड़ा सा दो शब्द उनको भी हमको भी याद कर लेते हैं। शास्त्री जी ईमानदारी, सादगी और न्याय के मिसाल थे। शास्त्री जी का जन्म आज ही दिन 1904 में बिहार के वाराणसी के समीप मुगल सराय में होता है। और इनके पिता संकटा प्रसाद शास्त्री एक बेसिक स्कूल के शिक्षक थे, उन्हें मुंशी जी के नाम से पुकारते थे। और जिस समय पैदा हुए उसके लगभग 1.5 साल के भीतर इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। और इनकी माता अपने
इनकी जो माता थी अपने मैके में, इनके नाना के घर इनकी पढ़ाई लिखाई होती है। और इसके बाद काशी विद्यापीठ से इन्होंने शास्त्री की उपाधि ली थी। तभी से इन्होंने अपने नाम के आगे शास्त्री लिखना आरंभ किया था, शास्त्री लिखना आरंभ किया था। और गांधी जी के साथ 1920 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। और तो 19 आंदोलन में भी ये जेल गए, लखनऊ विरोध प्रदर्शन करते हुए। और 1937 में जब गोविंद बल्लभ पंत की सरकार आई, उसमें परिवहन मंत्री बनते, महिला कंडक्टरों की नियुक्ति के लिए इन्हें जाना जाता है। और इसके साथ साथ जब 1947 में भारत देश स्वतंत्र होता है, उसमें नेहरू मंत्रिमंडल में बाद में रेल मंत्री और संगठन में कांग्रेस महासचिव बनते हैं। इन्हीं के समय होशियारपुर में रेल दुर्घटना होती है और उसको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। और 27 मई 1964 को जब जवाहरलाल नेहरू जी की भुवनेश्वर में डेथ हो जाती है, और उसके बाद 9 जून 1964 को यह भारत के द्वितीय प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और जिस समय प्राइम मिनिस्टर बने, 3 समस्याएं थी। पहली समस्या थी भारत खाद्यान्न के संकट से जूझ रहा था, और इन्होंने मैक्सिको मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को बुलाकर भारत उन्होंने बुलाया। और उन्हीं की प्रेरणा से भारत में उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की। हरित क्रांति शास्त्री जी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और हरित क्रांति के माध्यम से भारत कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता है। और भारत आत्मनिर्भर ही नहीं बना, दुनिया के देशों को खाद्यान्न मुहैया कराया। और इसके साथ साथ दूसरा काम था 1965 में भारत पाक युद्ध। और इस युद्ध में भारत को विजेता के रूप में देखा गया। और इसके साथ साथ शास्त्री जी ने भारत में विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने प्रयास किया, सर विक्रम साराभाई और इसके साथ साथ होमो जहांगीर भाभा के साथ मिलकर के भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया। और आकस्मिक रूप से 11 जनवरी 1966 को इनकी ताशकंद में मृत्यु हो जाती है। कैसे मरे इसके बारे में कई लोग कहते हैं। 1978 में आप कह सकते हैं, 1978 में इन्होंने एक ललिता जी के आंसू नामक पुस्तक लिखते हैं, और उसमें भी शास्त्री जी की मौत पर अभी रहस्यमय पर्दा उठा। कुलदीप नैयर जो भारत के बड़े पत्रकार थे, कुलदीप नैयर ने भी इनके बारे में, और इनके बड़े बेटे अनिल शास्त्री जी भी, और इनकी मौत पर अभी लोकसभा चुनाव जो पिछला वाला बीता था, उसमें 19 में इन्होंने भी प्रश्न चिन्ह उठाया था। यानी कह सकते हैं शास्त्री जी की रहस्यमय परिस्थितियों में 1966 में ताशकंद में, जहाँ गांधी जी भारत के स्वतंत्रता के पक्षधर थे, भारतीयों को स्वतंत्रता की बात करते थे, वहीं शास्त्री जी हरित क्रांति के माध्यम से भारतीयों को खाद्यान्न मुहैया करा करके भारत को आत्मनिर्भर बना लिया। ये इतने ईमानदार थे, इतने न्याय के प्रतीक थे। इनके मरने के बाद इनके पास कोई मकान नहीं था। भारत सरकार कहती रह गई आप मकान लीजिए, लेकिन इनकी ललिता शास्त्री ने उसे लेने से मना कर दिया। यानी शास्त्री जी ईमानदारी, त्याग के प्रतीक थे और सबसे ईमानदार प्रधानमंत्रियों में। और दूसरी चीज है, यह स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के अनन्य सहयोगी थे। आज सभी बच्चों को उनके विचार, उनके जीवन दर्शन से सीखने की आवश्यकता है। बच्चे सही अर्थों में राष्ट्र के निर्माता होते हैं, और उस राष्ट्र के लिए आप लोग को एक अच्छा इंसान बन के, एक अच्छा नागरिक बनकर पहले अपने सशक्त हों, और सशक्त होने के बाद परिवार को मजबूत करें, परिवार के साथ साथ समाज को मजबूत करें, समाज के साथ साथ राष्ट्र को मजबूत करें। गांधी जी का दर्शन और शास्त्री जी का जीवन हम सभी बच्चों को यही प्रेरणा देता है। मैं बहुत सी बातें नहीं करूंगा। हम अपने आदरणीय बड़े भाई श्री विवेक श्रीवास्तव जी, इस विद्यालय की प्रधानाचार्य उषा मैडम, और इसके साथ साथ अमरीश जी, सुमित जी, मधु जी, जटाशंकर जी, रीना चौधरी जी, शिवांगी जी, और अभी एक बच्चों के मार्गदर्शक के रूप में इमरान सर, और इसके साथ साथ सभी शिक्षक और बेटी बेटियों को हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग निरंतर प्रगति के पथ पर रह करके एक अच्छी इंसान बने, एक अच्छा परिवार बनावे, एक अच्छा समाज बनावे, एक अच्छा राष्ट्र बनावे। जय हिंद, जय भारत।